हीलियम के ऊपर कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये यूरेनियम है। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पेयर न्यूक्लियन, ठीक है। इस तरह से हमको टेक्स्ट बुक में तुम्हारा पूरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये हीलियम, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हीलियम है। हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड दिस गोज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। अब यहाँ पर समझना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर कर्व्स, इसमें से क्या क्या सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बोला गया कि यहाँ पर ये देखा गया ना कि जो कर्व है ना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 50 से, देखो सबके यहाँ मास नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा पीक, तो पीक यहाँ पे जो दिखता है ना, ये यहाँ से समझ लो कि यहाँ से एक पीक ऐसा बनता है, ये ऐसे करके एक पीक बनेगा, ये ऐसे करके जाएगा। ये यहाँ पर ये जो पीक जो होता है ना, ये पीक होता है आयरन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी सब भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भूलना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पेन न्यूक्लियन किसके लिए होता है? आयरन के लिए होता है, ठीक है। और फिर ये डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। और लगभग 50 से लेकर के 80 तक की मास नंबर के लिए, पहला पॉइंट क्या है इसमें, 50 टू 80, ए इक्वल्स टू 50 टू 80, ए इक्वल्स टू 50 टू ए इक्वल्स टू 80, जो मास नंबर होता है ना, ठीक है, दे आर स्टेबल, आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मतलब आयरन का देखो ना, आयरन का कितना आ रहा है, आयरन का आ रहा है कुछ 52 के आसपास होगा, ठीक है, आयरन का। मतलब 50 से लेकर के, यहाँ से लेकर के 80 तक की क्या होता है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पेयर न्यूक्लियन होता है ना, ठीक है, ये जाता है लगभग 8 से ऊपर जाता है ये, ठीक है। ये कैसा जाता है, 8 से ऊपर जाता है ये जो मैंने थोड़ा बनाया ना, इसको थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए तरीके से मेरे को। ये 8 से ऊपर जाएगा, 7.8 यहाँ पे, ये 8 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर ऐसे जाएगा, ये आयरन यहाँ पे समवेयर लोकेट हो जाएगा, ठीक है। 50 से लेके 80 तक के कैसे होते हैं, सबसे स्टेबल होते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन द ग्राफ विच न्यूक्लियस आर द मोस्ट स्टेबल, तो 50 से 80, ठीक है। क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पेयर न्यूक्लियन होते हैं ना, ठीक है, वो एवरेज हो जाते हैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इनके लिए, ये है इनका 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा होता है। और उनमें भी सबसे ज्यादा किसका होता है, आयरन का होता है। अब देखो, तो यहां से मान लो अगर हमने बोला ये 50 है, ठीक है, और ये मान लो हमारा एक बार 80 है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 80 के बाद। और इसका जो होता है ना बियॉन्ड 80, सेकंड पॉइंट में क्या है, बियॉन्ड ए इक्वल्स टू 80, बाइंडिंग एनर्जी पेन न्यूक्लियन डिक्रीजेस, ठीक है, ठीक है।
देयरफॉर बियॉन्ड बिस्मथ, देखो बिस्मथ का एटीसी है, ठीक है, 209, ठीक है, इट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब देखो डिक्रीज हो रहा है तो एक बार क्या होगा, जैसे जैसे और कम होगा ना, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, फिर पेट न्यूक्लियर काफी कम होने लगती है और वो यहाँ पे रेडियो एक्टिव होता है। देखो रेडियो एक्टिव क्यों होता है, मैंने बताया ना कि स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस पास पास रहेंगे अगर बाइंडिंग एनर्जी पेट न्यूक्लियस ज्यादा होगी, क्योंकि उसने उतनी काफी ज्यादा एनर्जी खो दी हर एक न्यूक्लियो ने, तो उसको उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई हर एक की, और वो स्टेबल हो गया। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी कोई, वो ज्यादा स्टेबल है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है। 80 के बियॉन्ड क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम होने लगता है, और एक समय आता है जब 209 मास नंबर के लिए आकर के जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो बहुत कम हो जाती है और वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। मतलब इतनी बाइंडिंग एनर्जी पेट न्यूक्लियो नहीं हो पाती है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स को सहन कर सके, और वो क्या होता है, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अनस्टेबल होता है, वो एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एमिट करेगा, ठीक है, वो सब। तो बोलोगे ना कि 50 से कम में भी क्या होता है, 20 तक की बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पेट न्यूक्लियन भी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बिलो mass number 20 nuclei are also unstable, ठीक है। ये 20 के पहले वाले भी क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि अगर तुम देखो ना ध्यान से कि इन कुछ कुछ बीच के जो है ना, देखो बीच में पीक तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 पॉइंट समझ में आ गया। 50 से 80 सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसपे कि आयरन बाजी मार जाता है, उसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। फिर 80 के बियॉन्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, और फिर आगे जाकर स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस काफी ज्यादा कम हो जाता है। यूरेनियम ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। 20 से कम अगर देखा जाए, ठीक है, तो 20 से कम में भी क्या होता है, हम देखते हैं कि उनकी देखो स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ी है, 20 से कम में भी क्या होती है, स्टेबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है। बीच में हमको पीक भी दिख रहे हैं, ये जो पीक है ना, ठीक है, जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 पीक उठे, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन। अब ये हीलियम कार्बन ऑक्सीजन का अगर हम बात करें ना मास नंबर की, तो इनका जो मास नंबर है वो है 16, 12, ठीक है, अ, और 4, और इनका एटॉमिक नंबर है 862। तो ये क्या देखा जा रहा है कि इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के दोनों कैसे इवन है। तो इवन इवन वाले कैसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इवन इवन न्यूक्लियर मोर स्टेबल, हमने यहाँ से ये बात कंक्लूड की ना। इसको फोर्थ पॉइंट को यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा पेज ही लेता हूँ मैं। इवन इवन न्यूक्ली लाइक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन आर मोर स्टेबल, ठीक है। अब समझना इस चीज को यहाँ पे कि ये चौथा पॉइंट भी हो गया। अब हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट जो तुमने पढ़ के रखा था ना, याद है, सब सब लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, शायद लोअर क्लास में पढ़ा होगा। दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे एक्सप्लेन किया गया है इस ग्राफ की हेल्प से। देखो यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम जो होता है वो अनस्टेबल होता है,
उसका बाइंडिंग एनर्जी पेयर न्यूक्लियन कम होता है, तो यूरेनियम का एटम क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, दो सिंपल न्यूक्लियस पे, क्रिप्टॉन और बेरियम में। ठीक है, एक्चुअली क्रिप्टॉन और बेरियम जो यूरेनियम टूटता है ना, सबसे कॉमन होता है। ठीक है, अदरवाइज वो तीन तरीके से टूट सकता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे भी। जैसे मान लो कोई ब्रिक है, ठीक है, अब ब्रिक है तो जब तुम किसी पत्थर पे हथौड़ा मारते हो, तो पत्थर पे हथौड़ा मारोगे तो थोड़ी ना तुमने तीन पत्थर लिए अगर, या तुमने बहुत सारे पत्थर लिए, तो हर एक पत्थर पे अगर हमने हथौड़ा मारा, तो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर वो दो टुकड़ों में टूटता है तो वो हमेशा 500 में टूटे। 500 में टूट सकता है, 600 400 में टूट सकता है, 700 300 में टूट सकता है। तो ऐसे यूरेनियम भी जो टूटता है ना, वो मेनली तीन पार्ट में टूटता है, जिसमें सबसे कॉमन होता है बेरियम और क्रिप्टन। और जब वो यूरेनियम टूटेगा ना, ठीक है, तो उसका जो जो दो पार्टिकल टूटेगा ना, उसका जो मास नंबर होता है ना, ठीक है, वो ऐसा ऐसा टूटेगा कि अब जो दो पेरेंट न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन होगा ना, वो ज्यादा होता है। मतलब देखो, टूटा ना तो इधर शिफ्ट करे ना, मास नंबर को तो ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट, क्यों वो टूटता है? ताकि वो ऐसा न्यूक्लियस बना जिसका बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन कैसा हो, ज्यादा हो। उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा हो। इन द सेम वे, देखो, तो ये न्यूक्लियर फिजन का हो गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं अभी लिखवा देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट ये इसका। ठीक है, उसके बाद समझना न्यूक्लियर फिजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये तो फिजन था, फिजन मतलब टूटना होता है। फ्यूजन की अगर बात की जाए ना, देखो फ्यूजन में क्या होता है, जैसे मान लो दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जब वो कंबाइन करते हैं तो हमको रिलीज करते हैं वो हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो दो हीलियम हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हीलियम देते हैं? क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, हाइड्रोजन एटम का जो बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन है बहुत कम है, बहुत अनस्टेबल होता है वो। ठीक है, तो उसको चाहिए होती है स्टेबिलिटी। तो वो जब हीलियम बनाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन देखो कितना ऊपर भाग गया। ठीक है, कितना ऊपर भाग गया देखो यहाँ से, बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन। तो इसलिए उसको स्टेबिलिटी कैसी मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर फिजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन फिजन एंड फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पेर न्यूक्लियन, ठीक है, तो हम उसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो मैं लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, फिफ्थ पॉइंट में। हेवी न्यूक्लियस अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, दिस इंक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बिकॉज, अच्छा लिखते हैं, दिस इज बिकॉज the parent nucleus, sorry, the daughter nucleus have higher binding energy than nucleon and hence have more stability. ठीक है, ऐसा होता है। यूरेनियम के मैंने बताया, एग्जांपल दिया। ठीक है, एग्जांपल यूरेनियम splits into barium and krypton। अच्छा, उसके बाद इन द सेम वे लाइटर न्यूक्लियस, ठीक है, अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दिस इज बिकॉज हाइयर या heavier nucleus formed have high binding energy per
न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियन, which makes them more stable, ठीक है, which makes them more stable, ठीक है। फिर होगी इतना एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन combines to form helium atom, सिंपल। अच्छा, ये अपने को क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखो एक चीज, अगर सोचो ना, अगर ये अर्थ पे तो हम खाली क्या कहते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से बनता है, सन पे बनता है। लेकिन जो भी स्टार्स होते हैं ना, जो स्टार्स की अलग अलग लाइफ साइकिल होती है, पता है, वहां पे हीलियम बनता है, हीलियम के बाद वहां पे नाइट्रोजन बनता है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरह बनता है। और अगर पता है ये देखा जाए कि मान लो अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स में, ठीक है, क्या कहते हैं, अगर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, ये सब के सब अगर स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने लगे, यूरेनियम टूटा, क्रिप्टॉन बेरियम टूटा, और स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन कॉम्बाइन करके दिया हीलियम, हीलियम कॉम्बाइन करके दिया हम लोग के लिए एक क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर हीलियम कॉम्बाइन करके हमको देगा, मान लो कार्बन देगा, ठीक है, कार्बन कॉम्बाइन करके हमको मान लो ऑक्सीजन देगा। अल्टीमेटली अगर ऐसा होता चला जाए यूनिवर्स में, तो इकलौता एलिमेंट जो फाइनली जो बचना चाहिए वो कौन सा होगा, आयरन। क्योंकि आयरन जो है ना सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर सारे कन्वर्शन अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल एलिमेंट जो बचेगा ना यूनिवर्स पे, व्हाट विल बी दैट, आयरन, ठीक है। आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा जो है ना खत्म हो गया, ठीक है, मास एनर्जी। इसमें कल हम लोग खाली छोटा सा एक यूरेनियम टॉपिक का वो पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन कैसे वो प्लांट सब काम करते हैं, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है वो, ठीक है। और इसकी हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर जो है ना न्यूक्लियस वाला पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ी सी क्लास एंट्रेंस की लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टर्स पे काफी हद तक यहाँ पे हट चुका हुआ है इसमें, ठीक है। एंड प्लीज जिसकी भी फीस पेंडिंग है ना, ठीक है, प्लीज फीस पे कर दो, ठीक है। कब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। और मैंने बोला 4 चैप्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन तो करना स्टार्ट कर, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैंने भेजे उसको तुम लोग पता है खाली 2-3 बच्चे खाली लिख करके भेजते हैं। बताओ मेरे को पता बार बार पेरेंट को फोन करना अच्छा ही नहीं लगता है, तुम लोग के चलते बताओ पेरेंट को सुनना पड़ता है। तो ये बताओ अगर मेरे को मैं चेक करूंगा जिसका जिसका नहीं आया ना, मैं सीधे पेरेंट को फोन करूंगा, ठीक है, और उनको बोलूंगा मैं। काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा भी है, ठीक है। और जो भी वर्क भेजूँगा मैं उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।